बैंकिंग एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग विद विवासवन यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग क्लासेस जो कि इनइक्वालिटी के ऊपर में रहेगी। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी के अंदर में ऑल टाइप क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आप बैंक पीओ या क्लर्क दोनों की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़े से इनइक्वालिटी जो चैप्टर है जो बैंकिंग में हमें देखने को मिलती है, पीओ हो या क्लर्क हो, प्री हो या फिर मेंस हो, क्या लेवल होता है, कितने मार्क के आते हैं, मार्किंग क्या होती है, या फिर क्वेश्चन कितने आते हैं, वैरायटी कितनी होती है, वो सारी ही चीजें हम एक पर एक जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनइक्वालिटी है ये आपको प्री में भी और मेंस में दोनों में ही देखने को मिलेगा। प्री की अगर मैं एसबीआई पीओ जितनी भी पीओ की अगर मैं बात करूं, जितने भी पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ में जो आपको मार्किंग मिलती है 5 क्वेश्चंस आता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट जो वीडियो क्लास हुआ था उसमें भी बताया था कि प्री में आपके सारे ही क्वेश्चन एक मार्क्स की रहती है, लेकिन मेंस में जो है आपकी मार्किंग चेंज हो जाती है। मतलब एक क्वेश्चन आपकी 2 मार्क्स की भी हो सकती है, जैसे कि पीओ आईबीपीएस पीओ में और आईबीपीएस क्लर्क में कुछ सेट्स जो होते हैं, कुछ 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स की रहती है, सॉरी 15 क्वेश्चन जो होती है वो 2-2 मार्क्स की रहती है और बचे हुए 15 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स की होती है। तो लाइक वैसा ही। और एसबीआई की बात करूँ तो 1.25 रहती है। तो यही है। तो अगर आप पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं फॉर प्री के लिए तो आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 मिलेंगे, 2-3 भी आजकल क्योंकि प्री में पजल की ज्यादा मात्रा बढ़ा दी गई है तो ये इनइक्वालिटी सिलोगिज्म ये सब थोड़ी कम हो गई। मतलब कि आती तो है लेकिन क्वांटिटी कम है। पहले ये सेट्स में आती थी, 5-5 को आती थी, लेकिन अब थोड़ी 2-3 आती है, 1 आएगी 2 आएगी ऐसे बन गई है। तो मैक्स टू मैक्स की बात में बोलूं तो ये आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकती है और मार्किंग इसकी क्या होगी, 5 मार्क्स की होगी। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूं मेंस की, ठीक है, अगर मैं बात कर लूं मेंस की, फिर चाहे वो क्लर्क हो या फिर पीओ हो उसकी बात करो तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो होगी आएगी तो आ सकती है 3 से 5। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं हार्ड बोल के मैंने 3 बोला या 3 ही आता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर में। 3 से 5 आने से 3 से 5 आएगी, नहीं आने से तो 0 आती है। ठीक है, मतलब आएगी भी नहीं, इनइक्वालिटी ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि आएगी बट आ गई तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 के ऊपर होता है। जैसे आरआरबी पीओ की मैं बात करूं उसकी मार्किंग पर होता है, या फिर अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो 1 मार्क्स को भी ले चलते हैं, वो 2 मार्क्स में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 1 ही मार्क्स में ही रखेंगे, 2 मार्क्स में भी वो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि प्री में तो हम सिंपल कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी चैप्टर्स क्या होता है, कैसे इनइक्वालिटी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं ये है। लेकिन मेंस में इसकी वैरायटी क्या हो जाती है, कोडेड में आ जाती है। मेंस में बेसिकली हर चैप्टर जो होता है, सिलॉग्स हो गया, डिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपके कोडेड फॉर्म में रहती है। मतलब कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉगिज्म, कोडेड आपके ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंट डायरेक्शन, मतलब कोड आ जाता है अलग अलग टाइप के, तो जिससे आपकी क्लर्क एंड पीओ दोनों में मेंस लेवल में आपकी टफनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मार्किंग तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी लगभग 3 से 5 आते हैं। ठीक है, और मार्किंग ये आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में आपकी सारी ही जो रीजनिंग की मार्किंग होती है वो 1.25 की होती है। 40 क्वेश्चन इंटू 1.25 मतलब 50 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 1.25 के। आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो वो 1 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2 मार्क्स के भी होते हैं। और अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई में आपकी 1.33 करके मार्किंग चलती है। वो डिपेंड करता है क्योंकि एग्जामिनर अभी थोड़ा पैटर्न नया ला रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। हो सकता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स को भी देखने को मिल सके एसबीआई में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज के हमारे। तो टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उन सभी को हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ में जितने भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इनइक्वालिटी इजी है बट इसके टाइप्स को अगर आप समझ लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं। अगर वो पूरे के पूरे 6 स्टेप क्लियर है, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। हालांकि रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो प्रॉब्लम देता है,
ऐसा मेरा मानना है। और आई होप अगर आपने रीजनिंग अच्छे से किया है, बेसिक से किया है, तो आई थिंक आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रीजनिंग में, ठीक है। सो टाइप इसमें देखेंगे, अलग अलग टाइप है, अलग अलग केसेस है, वो सब देख लेंगे, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। एडवांस लेवल के मैंने इसमें लिखा नहीं है, एडवांस लेवल भी आपकी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट भी इसमें आपकी इंक्लूडेड है, मतलब मेंस लेवल भी आपकी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक। सो सबसे पहले क्लासेस शुरू करने से पहले आपको पता होगा इनइक्वालिटी में 3 साइन आपने पढ़ा होगा, बचपन में आपने ये साइन के बारे में ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये साइन क्या है आप लोगों को पता है, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ठीक है, और ये इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, ठीक है। ये 3 जो साइन होते हैं ये डेफिनाइट साइन होते हैं। डेफिनाइट मतलब अगर यूनिवर्स की बात करो, इंसान की बात करो, जानवरों को बात करो, या फिर कोई भी चीजें की बात करो, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग की बात करो, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो, मतलब मेजर मतलब या तो वो बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या फिर वो बराबर होगा, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा ऐसा साइन होता है जिसको हम बोल सकते हैं, या तो कोई इंसान हो गया, या फिर कोई जैसे कि अगर मैं सोलर सिस्टम की भी बात करूँ तो आप जो प्लैनेट देखते हैं, ठीक है, मार्स हुआ, वेनस हुआ, आपका जुपिटर हुआ, तो जुपिटर सबसे बड़ा है, तो आप बड़ा आप कैसे बताओगे, बड़ा का साइन लेके ही बताओगे। अगर कोई मार्स जैसे या फिर कोई ऐसा जो छोटा होता है तो आप उसको छोटा बताओगे, अगर उसकी इक्वल साइज की होती है तो वो आपको इक्वल टू होगा। इन 3 के अलावा कोई चौथा साइन होता ही नहीं है जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, मतलब कि ये होगा डेफिनेट में। ध्यान रखिए मैं डेफिनेट का बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि अगर राम के पास 5 आम है, ठीक है, राम है उसके पास 5 मैंगो है, ठीक है, उसके पास 5 मैंगो है। और अगर सीता के पास 3 मैंगो है, मान के चलो, ठीक है। इफ सपोज राम के पास 5 मैंगो है और सीता के पास 3 मैंगो, तो आप क्या करोगे, आप यही बोलोगे कि राम के पास 5 मैंगो है और सीता के पास 3 मैंगो है, तो राम के पास ज्यादा है तो ज्यादा के लिए आप ज्यादा साइन लगाओगे, मतलब ग्रेटर देन का साइन आप लगाओगे, ठीक है। अगर मैं इसी को ऑपोजिट करके लिखूं तो ऑपोजिट करके ये बोल सकती हूँ कि सीता के पास जो है कम मैंगो है, किससे, राम के। तो जिसकी तरफ ज्यादा होता है तो हम उसकी तरफ क्या करते हैं, ऐसे ओपन कर देते हैं। इसको ओपन गेट बोल सकते हो, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी तरीके से समझ सकते हो। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो जो है बड़ा होता है, ठीक है, मतलब उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया, या हाइट में बड़ा हो गया, या डिस्टेंस में बड़ा हो गया, मतलब बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो ग्रेटर देन होता है, जिसकी तरफ उसकी पूंछ रहती है तो वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हमें स्कूल में समझाया गया था, आप ऐसा ग्रेटर देन लेस देन करके समझ सकते हैं। इक्वल टू अगर राम के पास 5 मैंगो और सीता के पास भी 5 ही मैंगो है, तो आप इसको ऑफकोर्स इसको इक्वल टू में नहीं लगाओगे, ऑफकोर्स इक्वल टू लगाओगे। तो ये आपकी डेफिनेट बातें हैं, और ये बातें आप लोग बचपन से तो अच्छे से समझे होंगे। ये इनइक्वालिटी बचपन की है, ठीक है। बैंक में इनइक्वालिटी आपकी ये नहीं होती है, बैंक में इनइक्वालिटी आपकी पॉसिबिलिटी पर आ जाती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली आ जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेट पढ़ा था, अब है क्या, पॉसिबिलिटी पे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा, स्टेप 1 टोटल, इसमें हम स्टेप 6 पढ़ेंगे, टोटल 6 स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टेप 1 है वो 1 क्या है ये देख लीजिए। अगर मैंने कहा A ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन C है, C ग्रेटर देन D है, D ग्रेटर देन E है, मतलब आपकी जो सीक्वेंस चल रही है वो ग्रेटर देन करके है। तो ऑफ कोर्स अगर आगे वाला कोई बंदा होगा और पीछे वाला बंदा होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या है, ग्रेटर ही होगा। ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि इसके पीछे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये उसके छोटा है, सॉरी माय मिस्टेक, ये छोटा है इससे, ये फिर इससे छोटा है, ये जो इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, मतलब ये जो पर्सन है ई जो है वो ऑटोमेटिकली इससे छोटा है। मतलब क्या है, अगर लंबे में साइन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपके साइन एक वाली चल रही है, एक मतलब जो एक ही टाइप की सीक्वेंस चल रही है साइन की, जैसे कि ग्रेटर देन, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो आगे हो, पीछे हो, या फिर बी, डी का, सी, ई का, सबका साइन क्या होगा, आपका ग्रेटर देन का ही होगा। मतलब जो साइन चलते आ रहा है वही साइन होगा, ठीक है। सेम लेस देन हो रहा है, सब में लेस देन है, कोई साइन में चेंजेस नहीं है, तो वही साइन आपका किसी के भी साथ रिलेशन फॉर्म
करेगा, ठीक है। इक्वल टू सबके साथ चल रही है तो वही साइन आपका वही फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर लिखी ए, यहाँ इक्वल टू लगा के बी लिख दी, ग्रेटर देन सी लिख दी, ग्रेटर देन डी लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू ई लिख दी, ऐसे लिख दी। अब यहाँ पर आप साइन चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या साइन चल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने बोला कि ए और सी के बीच का रिलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन चल रहा था तो आपने बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन लगाया, ठीक है। यहाँ लेस देन चल रहा था तो आपने बाय डिफॉल्ट लेस देन लगा दिया। यहाँ पर इक्वल टू चल रहा था तो आपने बाय डिफॉल्ट इक्वल टू लगा दिया, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग टू एंडिंग आपका इक्वल टू का वर्जन चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो साइन अलग है, एक आपका इक्वल टू का साइन आ रहा है, एक में आपका ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, फिर आगे चला तो फिर इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर चेंजेस कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, ए और सी है, मैंने बोला ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो इक्वल टू लगा देते हैं, या ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है तो ग्रेटर देन लगा देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या फॉर्म कर रही है, तो यहाँ आपका ए ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं और इसमें आप लोगों को नॉलेज अच्छी होगी, ठीक है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटी बातें। अभी तक हमने डेफिनेट पढ़ लिया। डेफिनेट मतलब अगर ए बड़ा है सी से, लेट्स सपोज ए अगर बड़ा है सी से तो वो बड़ा ही है, ठीक है। उसको आप छोटा नहीं बोल सकते, उसको आप बराबर नहीं बोल सकते, ठीक है। सी अगर छोटा है बी से तो सी छोटा ही होगा, वो बराबर नहीं होगा, एनी हाउ वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी केस में पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है, मतलब कंडीशन है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी का मतलब दो बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। जो डेफिनेट नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आपको मिल रहा है, तब आप पॉसिबिलिटी लगाते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी में आपको पता है ये तीन साइन हमने अभी पढ़ा, यही तीन साइन को मर्ज करके ये दो साइन बनाया गया है, ठीक है। मतलब ये जो दो साइन आया है ना, ये दो साइन जो आया है, ये दो साइन आपका वो मर्ज करके आया है, ठीक है। तो आप मत बोलिएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तीन ही साइन होता है, इसके अलावा कोई साइन नहीं होता, तो आप ये कमेंट ना कीजिएगा या फिर ये ना बोलिएगा कि मैम ये दो साइन भी तो होते हैं। तो ये दो साइन आपके पॉसिबिलिटी में आते हैं। जो तीन साइन आपको मैंने बताया वो डेफिनेट है, उसके अलावा जो है, उस तीसरे साइन के अलावा जो है कोई ऐसा चौथा साइन नहीं है जो डेफिनेट में कंफर्मेशन के साथ में दे सके, ठीक है। ये दोनों साइन आपकी पॉसिबिलिटी। कैसे पॉसिबिलिटी है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, राइट। तो ये कैसे बनना, यहाँ देखिए ग्रेटर का भी साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर वाला वर्ड भी आ रहा है, और एक में आपने इक्वल टू वाला भी वर्ड देखा, ठीक है। यहाँ पर आपने ग्रेटर वाला भी पढ़ा एक और इक्वल भी पढ़ा, मतलब ग्रेटर भी है इक्वल भी है। तो यहाँ पर मर्ज क्या हुआ है, यहाँ मर्ज हुआ है ग्रेटर प्लस यहाँ इक्वल, ये दो मर्ज करके आपने कैसे बनाया है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बनाया। इसमें अगर देखिए लेस है और इक्वल है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आपका लेस आ रहा है प्लस इक्वल टू आ रहा है, इन दोनों को आपने मर्ज करा तब जाके ये साइन बना। इसका मतलब क्या है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इसका मतलब हो सकता है कि वो ग्रेटर हो सकता है वो इक्वल हो, ऐसा बोला जा सकता है। हो सकता है कि ए जो है आपका ग्रेटर चल रहा हो बी से, हो सकता है ए आपका इक्वल चल रहा हो बी से। तो जब ए ग्रेटर भी हो सकता है, ए इक्वल भी हो सकता है, तो इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है ना। आप नहीं बोल सकते ना कि ए बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास इक्वल टू का साइन है, ये वाला साइन है, तो आप नहीं बोल सकते कि ए सिर्फ बड़ा ही होगा, डेफिनेट में बड़ा होगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास इक्वल टू नीचे जो डैश दिया है वो इक्वल टू का डैश है, तो वो इक्वल टू भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब जब भी आपको दो एलिमेंट और उसके साथ दो साइन दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, या फिर इसको हम लेस देन इक्वल टू में भी समझे, अगर लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, जैसे ए लेस देन बी है, ठीक है, और a इक्वल टू बी है, तब आप क्या करोगे, तब आपका सिचुएशन क्या बनेगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू उसके लिए एंड लेस देन इक्वल टू इसके लिए, ऐसा बनेगा। मतलब आप कंफर्म नहीं बता रहे हो, क्या बता सकते कि a छोटा है या फिर a बराबर है, या फिर इसमें a बड़ा है या फिर a बराबर है बी के, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं बता सकते, तो इसीलिए इसे हम पॉसिबिलिटी केस में रखते हैं। और बैंक
एग्जाम में पॉसिबिलिटी मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है, डेफिनेट वो पूछता ही नहीं है, पूछेगा भी तो बहुत कम, उसको पॉसिबिलिटी पसंद है, ठीक है। एग्जामिनर को पॉसिबिलिटी पसंद है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सिलोगिज्म का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा केसेस बन रहे थे, राइट। डेफिनेट में इतने नहीं बनते हैं, 4 ही केसेस थे, लेकिन पॉसिबिलिटी में बहुत सारे केसेस बन रहे थे। सेम एज इनइक्वालिटी में भी आपके पॉसिबिलिटी में बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। सो स्टेप 1 हमने किया। स्टेप 2 क्या है, सेम हमारा जैसे स्टेप 1 में ग्रेटर देन चल रहा था, लेस देन चल रहा था, या इक्वल टू चल रहा था, तो हमारा जो भी रिलेशन बनता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वही ग्रेटर देन अगर चल रहा है तो ग्रेटर देन रख रहे हैं, लेस देन चल रहा है तो लेस देन रख रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सीक्वेंस कैसा बन रहा है, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो रहा है, b ग्रेटर देन इक्वल टू c हो रहा है, c ग्रेटर देन इक्वल टू d आ रहा है, तब हम यहाँ पर सिचुएशन में क्या रखेंगे, a ग्रेटर देन इक्वल टू d, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू कंटिन्यू चल रहा है, तो ये रखेंगे। सेम एज लेस देन इक्वल टू। लेकिन अब यहाँ एक चीज और है, क्या चीज है ये देख लीजिए, क्या बोल रहा है, a जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू b है, b जो है आपका इक्वल टू c है, c जो है आपका ग्रेटर देन d है, d जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू e है, ऐसा दिया गया है। तो आपका रिलेशन क्या बनेगा a और e का, ऐसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ये मुझे बताइएगा, ठीक है। कि a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपने पॉसिबिलिटी में पढ़ा, b इक्वल टू c है, ये आपने डेफिनाइट में पढ़ा, c ग्रेटर देन d है, ये आपने अगेन डेफिनाइट में पढ़ा, d ग्रेटर देन इक्वल टू e है, ये आपने अभी पॉसिबिलिटी में पढ़ा। अब ऐसे सिचुएशन में आप इनके बीच में a और e के बीच में कौन सा आप सिंबल रखोगे, कैसे पता, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू रखना चाहिए, क्या इक्वल टू रखना चाहिए, या ग्रेटर देन रखना चाहिए। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा फैमिली के बारे में। क्या फैमिली, एक ग्रेटर देन फैमिली और एक लेस देन फैमिली, ठीक है। अपने फैमिली को याद करिएगा, लेकिन इनइक्वालिटी में एक ग्रेटर देन फैमिली को और एक लेस देन फैमिली को जरूर याद करिएगा। कैसा है देख लीजिए, अगर मैं ग्रेटर देन फैमिली की बात करूं, ठीक है, ग्रेटर देन फैमिली की बात करूं, ठीक है, तो ग्रेटर देन फैमिली मतलब जिसमें आपका ऐसा सिंबल हो, ठीक है, ऐसा सिंबल हो, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू आएगा, देन आपका इक्वल टू आएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। ये क्या चल रहा है, ये प्रायोरिटी लिस्ट चल रही है, ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट चल रही है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे। हम पहले ग्रेटर देन को देंगे, हम फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को देंगे, देन हम अपने आप को मतलब इक्वल टू को देंगे। इसको ट्रिक कैसा है, तो याद रखिए घर में सबसे बुजुर्ग कौन होता है, घर में सबसे लीडर कौन होता है, हेड ऑफ द मेंबर कौन होता है। अगर हमारे घर में दादाजी है या दादी जी है तो हम ऑफकोर्स उन्हीं को हेड ऑफ द फैमिली मानेंगे, हमारे पापा भी जो भी काम करेंगे उन्हीं से पूछेंगे। तो जो ग्रेटर देन है, सबसे बड़ा है हमारे घर में, दादा अगर है दैट मीन्स क्या है, दादा हो या दादी हो, ग्रैंड पेरेंट्स, बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ऑफकोर्स हम क्या उसको देंगे, ग्रेटर देन का स्टेज जो होता है उनको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे दादाजी होते हैं या दादी जी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें हम ग्रेटर देन का देंगे, ठीक है। अगर इन केस मान लो कि घर में दादाजी नहीं है, या फिर मान लो कि घर में दादाजी है बट वो बाहर कहीं गए हैं, लेकिन आपको पूछना है, आपको परमिशन लेना है, तो आप क्या करोगे, अब दादाजी गए बाहर घूमने के लिए, ठीक है, तब आप सिचुएशन में क्या करोगे, ये आपके पापा जी हैं, पापा होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट, तो वो बड़े तो होते हैं इसलिए ग्रेटर देन, लेकिन वो होते हैं स्ट्रिक्ट, इसीलिए वो एक लट लेके चलते हैं, ठीक है। दादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मान जाते हैं बात को, ठीक है, लेकिन पापा होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट, बड़े तो होते हैं, हेड ऑफ द मेंबर तो हो जाते हैं दादाजी के बाद में, लेकिन वो थोड़े होते हैं स्ट्रिक्ट, इसीलिए वो लेके चलते हैं स्टिक, राइट। ऐसे आप समझ सकते हैं किसको प्रायोरिटी आप दोगे, ठीक है। तो जो पापा हो गए या फिर पापा के साथ मम्मी हो गई, जो भी आपके घर में अंदर होंगे, आप हेड ऑफ द मेंबर उन्हीं को मानेंगे, ये हो गए। अब इन केस आपके पापा मम्मी भी बाहर घूमने चले गए, तब तो आप ही का राज होगा, राइट, तब तो आप ही का राज होगा। आपको घर में पार्टी करनी है, एंजॉय करनी है, गोवा ट्रिप घूमना है, कहीं भी जाना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने यहाँ पे डिसीजन बनाओगे,
है। बराबर कौन कौन, जैसे आप, आपके भाई बहन, आपका दोस्त यार, ये सारे कौन हो गए, बराबर वाले फैमिली में आ जाते हैं। तो ये आपके कौन होंगे, ये आप खुद होगे, मतलब आप खुद, मतलब मैं यू लिख लूँ या फिर आप आई लिख सकते हो अपने लिए, ये आप खुद होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रायोरिटी लिस्ट की बात करा जाए तो सबसे पहले आप दादा रखेंगे, ठीक है, दादा रखेंगे। दूसरी बात में दूसरा दादा के बाद वाला जो पद होता है वो हमारे पापा का होता है, मतलब पापा मम्मी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बेसिकली उनका। देन आफ्टर हमारा पद होता है जहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग बन जाते हैं, अगर ये दोनों हमारे घर में ना हो या फिर कहीं बाहर घूमने फिरने गए तब, ठीक है, यही होता है, हम ऐसे ही करते हैं। जब भी ग्रेटर देन की बात करा जाएगा आप इसको सेम तरीके से लेस देन के लिए भी यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। लेस देन का यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, आप लेस देन में भी आप लेस देन को प्रायोरिटी पहले नंबर पर दोगे, फिर लेस देन इक्वल टू का प्रायोरिटी आप सेकंड नंबर पर देगा, और तीसरा नंबर आप इक्वल टू का प्रायोरिटी देंगे लेस देन फैमिली में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन फैमिली में ग्रेटर देन आया, सेकंड नंबर पर ग्रेटर देन इक्वल टू आया, एंड थर्ड नंबर पर इक्वल टू आया, ठीक है। लेस देन में लेस देन पहले प्रायोरिटी पर, लेस देन में आपके सेकंड नंबर पर लेस देन इक्वल टू का प्रायोरिटी, एंड थर्ड नंबर पर इक्वल टू। ये इक्वल टू आपके कॉमन होते हैं, ठीक है, दोनों ही घर में। क्यों? क्योंकि दोनों घर में भी तो मैं होगी, मतलब अगर मैं ग्रेटर देन का फैमिली का बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन फैमिली में कोई पर्सन होगा जो अपने आप को बराबर मानता होगा, और लेस देन फैमिली में भी जो भी पर्सन है कि ये दादा है, ये पापा है, तो वो पर्सन भी तो अपने आप को बराबर मानेगा। तो ये आपकी दूसरी फैमिली, ये आपकी पहली फैमिली, ऐसे मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। ये तो बातें हमने कर ली कि प्रायोरिटी लिस्ट में प्रायोरिटी कैसे देंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या टिक करोगे, अब आपको आसान हो गया होगा। कैसे? देखो ए और बी के बीच में कौन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब बड़े हो गए, या तो दादा या पापा, लेकिन उसके साथ स्टिक है, तो स्टिक तो दादा लेके नहीं आएंगे, दादा होते हैं सॉफ्ट हार्टेड, स्टिक लेके आने का काम सिर्फ पापा का ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पापा जी, मतलब ये जो है आपके पापा जी आ गए, ठीक है। ये ए और बी के बीच में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू चला, बी और सी के बीच में क्या चला, आपका इक्वल टू चला, मतलब यहाँ पर इक्वल टू चलने का मतलब क्या हो गया कि आप बराबर का बात कर रहे हो, ठीक है। गोवा घूमने जाएंगे, प्लान कर रहे हो, बट गोवा घूमने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हो, लेकिन आपके अगर पापा मौजूद है तो आपका प्लान तो खारिज हो जाएगा ना। तो ए से सी तक का मैं रिलेशन बताऊं, ए से सी तक का मैं रिलेशन अगर आपको पूछूं कि आप, ये पापा है आपके सेकंड प्रायोरिटी वाला, और ये ए से सी, बी से सी में आपका इक्वल टू, मतलब जहां आप हो, तो आपने गोवा का प्लान तो कर लिया, लेकिन घर में पापा भी मौजूद है, ठीक है, घर में पापा भी मौजूद है, तो आपका गोवा का प्लान फ्लॉप, ठीक है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, ए से सी तक का साइन अगर मैं पूछूं तो कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का, जब ए से सी तक का पूछूं, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, आगे जब गए तो सी और डी के बीच में ये कौन आया, ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है, स्टिक नहीं है, तो ऑफकोर्स दादाजी है। अब घर में ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पापा भी है, आप भी हो, दादा भी है, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम दादा को ही देखेंगे, तो हम ग्रेटर, पापा का भी नहीं चलेंगे, ठीक है, इसमें आपका पापा का भी नहीं चलेगा, तो इसमें किसका चलेगा, दादा का। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ए से डी तक का रिलेशन, ए यहाँ है, डी यहाँ है, ए से डी तक का रिलेशन क्या होगा, ये आपके पापा, ये आप, ये आपके दादा, तो ऑफकोर्स आप दादा को ही सुनोगे। दैट मीन्स ए से डी तक का रिलेशन में क्या आएगा आपका, यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन डी आएगा। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर क्या आया, अगेन पापा आ गए, डी से ई में अगेन क्या आ गया, पापा आ गए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। अब घर में पापा हो, दादा हो, सॉरी आप हो, दादा हो, और आपके पापा हो, पापा जितने बार आ जाओ, ठीक है, आप कितनी बार भी आ जाओ, लेकिन एक बार भी आपके दादा आ गए तो प्रायोरिटी आपके दादा के पास चले जाएंगे। दैट मीन्स ए और ई के पास में कौन सा सिंबल बैठेगा, ओनली ग्रेटर देन का सिंबल बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि यहाँ तो पापा थे, यहाँ आप थे, यहाँ तो दादा थे, और यहाँ पापा, लेकिन पूरे फैमिली में दादा आपके हेड होते हैं, दैट्स व्हाई ए ग्रेटर देन ई बैठेगा। अब ऐसे कहानी बैठ के याद रखिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं कि पहले आपके ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू देन इक्वल टू। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये ग्रेटर देन फैमिली का है, सेम आप इसको लेस देन फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लेस देन के लिए भी लेस देन इक्वल टू देन इक्वल टू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी।
ओके, नेक्स्ट जो स्टेप 3 है हमारा, वो है हमारा स्टेप 3 में अब ध्यान रखो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने ग्रेटर देन पढ़ा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा करके पढ़ा, लेस देन के लिए अलग से पढ़ा, ग्रेटर देन के लिए अलग से पढ़ा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही फैमिली, मतलब एक पूरा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर ग्रेटर देन भी फैमिली हो, जहाँ पर लेस देन भी फैमिली हो, दोनों फैमिली जो है आया। अब बात ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आप इमेजिन करके याद कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन फैमिली भी है और अगर लेस देन भी फैमिली है, ठीक है, तो दो टाइप के फैमिली में ऑफकोर्स मतभेद होंगे, दो टाइप के फैमिली में ऑफकोर्स मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो जब भी दो टाइप की फैमिली आ जाए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको कोई सीक्वेंस दिया गया है जहाँ ग्रेटर देन और लेस देन आ रहा है, तो दो टाइप की फैमिली आ जाए तो आंसर उसका नो रिलेशन ही बनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कहाँ तक का बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक सिंपल है, सॉरी ये क्वेश्चन है, मैं लिखती हूँ यहाँ क्वेश्चन एक बार। ए ग्रेटर देन आपको बी दिया है, बी ग्रेटर देन सी दिया है, इक्वल टू डी दिया है। अभी तक देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर देन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अभी तक यहाँ लेस देन फैमिली नहीं आया है, ठीक है, ओके। डी और ई के बीच में जो है ये लेस देन फैमिली आ गया, मतलब टकराव कहाँ से हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आ गया, ग्रेटर देन जी आ गया, लेस देन इक्वल टू एच आ गया। तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक डी तक, ठीक है, ए बी सी डी तक, यहाँ तक आपकी ग्रेटर देन चल रही थी, ठीक है। यहाँ देखिएगा ई एफ जी, ये तीन जो पॉइंट है ई एफ जी, इनमें भी ग्रेटर देन चल रहा था। टकराव कहाँ आया, ये लेस देन फैमिली यहाँ आ गई, इस वाले में लेस देन इक्वल टू आ गया, मतलब लेस देन फैमिली आ गई, इधर पर घुस गई, ठीक है। तो अगर आपका ए से डी तक है, ठीक है, मतलब अगर आपके पूछा गया हो क्वेश्चन में कि ए और डी के बीच का रिलेशन बताओ, ए और डी के बीच का रिलेशन बताओ, तो आप देखो ए यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब टकराव होने से पहले का बात पूछ रहा है। टकराव के बाद ये डी अगर यहाँ होता तो आप नो रिलेशन लगाते, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन भी आ रहा था और यहाँ पर आपका लेस देन भी आ जाता, ठीक है। क्या हो गया, यस, आपका यहाँ पर ग्रेटर देन भी आ रहा था, आपका यहाँ पर लेस देन भी आ जाता, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ग्रेटर देन फैमिली भी आ जाती, यहाँ आपकी लेस देन, अगर डी यहाँ कहीं होता तो आपका लेस देन भी फैमिली आ जाता, मतलब दो फैमिली इंक्लूड हो जाती, नो रिलेशन बनता। लेकिन अभी मैंने ए से डी तक का पूछा, तो ए से डी में ये ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा था, तो इनके बीच में क्या होगा, ये दादा है, ये आप हो, तो ऑफकोर्स आप दादा को प्रायोरिटी दोगे, मतलब ग्रेटर देन का प्रायोरिटी दोगे। तो ए से डी तक का मैं पूछूंगी, तो ए से डी तक का आपका क्या होगा, ग्रेटर देन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में, अगर ये बोला ई से जी तक का आपका क्या होगा, ई और जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे, ई ये रहा ग्रेटर देन, ओ सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू था और मैंने गलती से, ओके, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू था, ठीक है। तो ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, एफ जो है ग्रेटर देन जी है। अब ध्यान दो, ई से जी तक के बीच में भी ग्रेटर देन फैमिली चल रही है, ई से जी तक के बीच में भी ग्रेटर देन फैमिली चल रही है, तो आपको यहाँ पर कोई अलग फैमिली तो नहीं आया, मतलब लेस देन फैमिली तो नहीं आया, तो आप नो रिलेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या लगाओगे, ये पापा है, ये दादा है, तो पापा के सामने, मतलब दादा के सामने तो पापा की भी नहीं चलती, तो ऑफकोर्स आप क्या लगाओगे, ग्रेटर देन, मतलब आप अपने दादाजी को लगाओगे। तो ए से डी पूछा जाए तो ग्रेटर देन ही आएगा, ई से जी पूछा जाए तो भी ग्रेटर देन आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये आ गया कि सी और एफ के बीच का रिलेशन क्या है, आप मुझे ये बताइए, तो कैसे बताओगे, तो देखो सी आपका यहाँ है, सी के बाद इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लेस इक्वल टू आपका लेस देन में भी आता है, ग्रेटर देन में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। तो इक्वल टू आ रहा है, चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लेस देन आए, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, मतलब यहाँ तक तो चलो ठीक है, इक्वल टू चल रहा था, यहाँ पर तो एक क्या आ गया, लेस देन आ गया, और यहाँ एक क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, मतलब लेस देन भी है, ग्रेटर देन फैमिली है, दो फैमिली आपस में टकराएंगे, दैट व्हाई यहाँ पर आप नहीं बता सकते, यहाँ पर आप नो रिलेशन स्टैब्लिश बोलोगे, नो रिलेशन
यहाँ पर बोलोगे, मतलब आप नहीं बता सकते कि सी और एफ के बीच में क्या होगा। ठीक है, हो सकता है सी बड़ा हो सकता है सी छोटा हो सकता है सी बराबर हो एफ के, आप रिलेशन नहीं बता सकते उनके बीच में कि क्या होगा। ठीक है, कैसे एक बार के लिए देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इसको एक छोटा सा साइड करके मैं बताती हूँ और अच्छे से इसको और डेप्थ में जाके हम बताते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ से पकड़ा, ये पकड़ा था। ठीक है ना, क्या था ये, C था इक्वल टू आपका D था, लेस देन आपका E था, ग्रेटर देन इक्वल टू F था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि C और F के बीच में क्या रिलेशन होगा, कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, अब ध्यान देखो, C और D जो है आपका बराबर है, तो मैं इस D की जगह ही C लिख सकती हूँ क्योंकि बराबर है तो C इक्वल टू D हो गया, A इक्वल टू B, तो A इक्वल टू B मतलब B की जगह A रख सकती हूँ, तो D की जगह C रखा तो लेस देन आपका E आया, सेम ये ग्रेटर देन इक्वल टू F आया, सेम मैंने बस उतार दिया है C D को एक जगह रख के। ठीक है, अब ध्यान देना C और E के बीच में लेस देन है। ठीक है, C और E के बीच में लेस देन है, C और E के बीच का कंडीशन क्या है कि C जो है छोटा है E से। ठीक है, अब E जो है बड़ा है, E जो है आपका, E जो है यहाँ पर क्या है, E जो है आपका बड़ा है और इक्वल है, तो बड़ा है इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ E एक बार बड़ा हो सकता है F से और E एक बार इक्वल हो सकता है F से, यही दो बात बोल सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, E ग्रेटर देन इक्वल टू F में मैंने अभी बताया था कि E ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते कि E बड़ा भी हो सकता है, E जो है बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अगर E मान के चलो बड़ा है, इफ सपोज मान के चलो कि मैंने एक कंडीशन यहाँ बनाती हूँ कि C आपका छोटा है E से और E जो है एक बार बड़ा कर दिया मैंने F से, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए एक पॉसिबिलिटी ग्रेटर कर दिया, दूसरा पॉसिबिलिटी में C जो है लेस देन है E से और बराबर है F से, दूसरा पॉसिबिलिटी में मैंने इक्वल टू कर दिया ना, तो C लेस देन E है, ग्रेटर देन F, C लेस देन E है और इक्वल टू F है। अब ध्यान देना कि अगर ये इक्वल टू F होता है तो C जो है आपका क्या है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बोल सकती हूँ, इस पॉसिबिलिटी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि E और F बराबर है, तो E F की जगह में मैं F को इधर रख सकती हूँ, तो इधर से मुझे क्या पता चला कि C जो है छोटा है F से, ये मुझे पता चला नंबर 1, ये क्योंकि पॉसिबिलिटी चल रही है तो ये पॉसिबिलिटी आ गया। अब दूसरा चीज ये है, इस वाली पॉसिबिलिटी से देखिएगा कि C जो है छोटा है E से, ठीक है, E जो है बड़ा है F से, लेकिन यहाँ क्या पता है कि C और F बराबर हो। लेट सपोज अगर मैंने C का वैल्यू 5 रखा, ठीक है, E का वैल्यू मान के चलो E का वैल्यू मैंने 10 रखा, ठीक है, और F का वैल्यू भी मैंने 5 रखा, तभी भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि ये 10 5 से बड़ा है और ये 10 5 से भी बड़ा है, इस 5 से भी, इसका मतलब 5 और 5 बराबर हुए, मतलब C और F एक बार बराबर भी हो सकते हैं, ये भी बोल सकती हूँ। अगर मान लो कि 5 नहीं रखा, मैंने यहाँ पर 2 रखा, 10 है और 5 है, तो ये 10 जो है 2 से बड़ा है, C का वैल्यू मैंने 2 रखा, तो 10 जो है 2 से बड़ा है, 10 जो है 5 से भी बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं ये C का वैल्यू और ये F का वैल्यू को कंपेयर कर लूँ तो 2 जो है छोटा हो गया, मतलब C जो है छोटा है F से, ये पॉसिबिलिटी 1, ये पॉसिबिलिटी 2, ऐसा भी बोल सकती हूँ मैं। अगर मान के चलो कि ये 2 नहीं है, मैंने C का वैल्यू 8 दिया है, तो देखो 10 मतलब E का वैल्यू है, तो E जो है C से बड़ा ही होगा, 10 जो है D से बड़ा ही होगा और 10 जो है 5 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये तो C था, ये F का वैल्यू मैंने सपोज किया, तो C जो है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो रहा है F से, मतलब 2 का 3 पॉसिबिलिटी बन गया। मतलब पहले केस से आप 3 पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, दूसरे केस से आप एक पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो, मतलब ऑल ओवर आप देखो तो 4 पॉसिबिलिटी आ रहा है, एक बार इक्वल भी आ रहा है, एक बार लेस भी आ रहा है, एक बार ग्रेटर भी आ रहा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि C और F क्या है, राइट? C और F इक्वल टू भी है, C और F लेस भी आ रहा है, C और F ग्रेटर भी आ रहा है, इधर C और F लेस देन में भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाओगे? 3 सिंबल थोड़ी होंगे, कोई इंसान बराबर भी है किसी का, कोई इंसान उसी पर्सन से छोटा भी हो रहा है, कोई इंसान उसी पर्सन से बड़ा हो रहा है। यहाँ पर डोरेमोन का गैजेट थोड़ी चल रहा है कि उसको टॉर्च दिखाया और छोटा बड़ा कर दिया,
राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप क्या लगाओगे, यहाँ आप नो रिलेशन पे टिक करोगे, या फिर आपके ऑप्शन में सी एंड डी रहेगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा, वो भी आप टिक कर सकते हो। मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि सी जो है छोटा है, बराबर है या बड़ा है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। स्टेप 3 आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप समझ आ गया होगा उतना है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया, स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम आगे के स्टेप, टोटल मैंने बताया स्टेप 6 तक है, तो पहला स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, उसी बेसिस पर हमारा ये क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू वाई है, लेस देन इक्वल टू ए आ रहा है, आपका ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में, आपको ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा और 5 आपके कंक्लूजन होंगे, 5 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओनली कंक्लूजन 1 का मतलब हो गया कि आपका सिर्फ 1 सही होगा, दूसरा गलत होगा, ठीक है। ये मैं ऑप्शन बता रही हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन आपके ऐसे ही चलते हैं, सिलोगिज्म में भी, इनइक्वालिटी में भी, कोडिंग डिकोडिंग में भी, सब में ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन 1 का मतलब 1 आपका सही है, 2 गलत है। ओनली कंक्लूजन 2 का मतलब हो गया कि 1 आपका गलत है और 2 आपका सही है, ठीक है। ईदर कंक्लूजन 1 और 2 का मतलब 1 से भी आंसर आ रहा है और 2 से भी देखेंगे तो आंसर आ रहा है। ईदर का सिचुएशन जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे स्टेप बचा है, ठीक है। तो ये इसको आप छोड़ दो। इसका मतलब होता है कि 1 से भी करेंगे तो भी आंसर वही आ रहा है, 2 से भी कर रहे हैं तो भी हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो ईदर का अभी आप नहीं देखना, ठीक है। ईदर वाला स्टेप 4 से हम करेंगे, ठीक। नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब 1 से भी किए नहीं बना, 2 से भी किए नहीं बना, दोनों मिला के भी किए तो भी नहीं बना। जब अलग अलग से भी नहीं बन रहे और दोनों को मिला के भी नहीं बन रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, नीदर टिक करेंगे, ठीक है। या फिर दोनों से भी नहीं बनेगा तो भी हम यहाँ पर नीदर ले सकते हैं, ठीक। बोथ का मतलब क्या है, बोथ 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 भी आपका सही हो गया, ठीक है, 2 भी आपका सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 भी सही हुआ, 2 भी सही हुआ है, लेकिन 1 अलग है, 2 अलग क्वेश्चन पूछा है और 1 अलग क्वेश्चन पूछा और दोनों अलग अलग सही हो रहे हैं, तब हम उसको बोथ लगाएंगे। या फिर ऐसा सिचुएशन में बनता है कि 1 आपका गलत हो रहा है, 2 भी आपका गलत हो रहा है, लेकिन दोनों को मिला लेंगे तब सही हो जाएगा, तभी भी हम बोथ टिक करते हैं। ये याद रखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर खेल देता है ईदर बोथ में, ठीक है, क्योंकि ईदर और बोथ दोनों में ही ऑप्शन खेल देता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे करके और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक। ओके, क्वेश्चन आपका ऐसे ही फ्रेम होता है, क्वेश्चन आते भी ऐसे ही है। क्या है क्वेश्चन में, पहला नंबर, आप क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या देखना है, आपको कंक्लूजन पर कूदना है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, कंक्लूजन पर कूदना है, ठीक है। क्या है कंक्लूजन, E लेस देन K है, ठीक है। आपने पढ़ा क्या, E लेस देन K है। अब आपको कैसे भी करके लेस देन वाला चाहिए, ठीक है। तो E कहाँ है, पहले ये देखो, डायरेक्ट आपका E ये रहा और K कहाँ है, आपका ये रहा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या लिखा है, K जो है आपका ग्रेटर है किससे, I से, I जो है ग्रेटर है, इक्वल टू है किससे, E से। अब ध्यान दो, यहाँ K से मैं I जा रही हूँ, I से मैं E जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना कि E इधर है और K इधर है। इस वाले में K इधर है, E इधर है, मतलब साइन ध्यान देना, यहाँ साइन आप E लेस देन K पर हो या फिर K ग्रेटर देन E पर हो। बात देखिए, K ग्रेटर देन E है या फिर K ग्रेटर देन I ग्रेटर देन E पर होगे, बात देखी है, मतलब ग्रेटर देन फैमिली चल रहा है किसके तरफ से, K की तरफ से, ठीक है। K की तरफ से ग्रेटर देन है, E की तरफ से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो कि K से मैं I जा सकती हूँ, गेट खुला हुआ है ना, ओपन है, मैंने अभी बताया था, हमने बचपन में पढ़ा था, ओपन माउथ है, गेट खुला हुआ है, चले जाओ, ठीक है। तो गेट खुला हुआ है तो जा रहे हैं, यहाँ से भी गेट खुला हुआ है तो जा रहे हैं, पहुँच तो चले गए, पहुँच कर गए हम, K से E तक पहुँच गए, गेट खुला था, पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल क्या लेना है, तो सिंबल के लिए मैंने अभी प्रायोरिटी लिस्ट बताया था, क्योंकि ये ग्रेटर देन और ये भी ग्रेटर देन फैमिली से चल रहा है, तो
प्रायोरिटी में क्या था, सबसे पहले हम दादाजी को रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम किसको रखेंगे, हम पापा जी के साथ में एक स्टिक लेके आएंगे, ये रखेंगे, और तीसरे नंबर पर क्या रखेंगे, इक्वल टू का रखेंगे। तो के से ई तक आ रहे हैं, यहाँ दादाजी है, यहाँ पापा जी है, तो ऑफकोर्स हम दादा को ही मानेंगे, ठीक है, दादा को ही बात को हम कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स हमारा दादाजी तो आ ही रहा था और यहाँ पर भी दादाजी आ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ग्रेटर देन है, यहाँ तो लेस देन है, नहीं है। ध्यान से देखो, k ग्रेटर देन i ग्रेटर देन इक्वल टू e है, और इसमें भी k ग्रेटर देन e है। अगर मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दूं कि k ग्रेटर देन e है, एक ही बात है, या तो मैं k को ऐसे e को लेस बोल दूं या फिर k को बड़ा बोल दूं, बात एक ही है, e तो दोनों में ही छोटा है, ठीक है, तो बात एक ही बन रहा है। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 1 आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y लेस देन इक्वल टू i, ठीक है, चलो y कहाँ है, ये रहा, i कहाँ है, ये रहा। अब देखो y से मैं a पर, यहाँ देखो y क्या है, लेस देन इक्वल टू a आ रहा है, ठीक है, फिर a जो है लेस देन इक्वल टू k आ रहा है, ठीक है, फिर k जो है ग्रेटर देन आपका i बन रहा है, ये आपका यहाँ तक है, मतलब y और i तक का मैंने लिया है सिर्फ, ठीक है। क्या है, y जो है आपका छोटा है, लेस देन इक्वल टू i है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो, या फिर आप बोल सकते हो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, y से मैं a तक लेस देन का सिंबल आ रहा है, ठीक है, यही चल रहा था, देखो यही सिंबल आ रहा है, चलेगा। a से k तक यही सिंबल आ रहा है, यही चल रहा था, चलेगा, ठीक है। लेकिन k से i तक गई तो ये तो सिंबल उल्टा हो गया, ये तो लेस देन, ये ग्रेटर देन फैमिली, लेस देन ये ग्रेटर देन फैमिली। जैसा ही आपका फैमिली चेंज हुआ, आप क्या करोगे, रॉन्ग मारोगे, क्योंकि फैमिली चेंज होते ही, अभी मैंने आपको स्टेप 3 में बताया था डिटेल में कि फैमिली चेंज होते ही आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि वो ग्रेटर देन देगा, लेस देन देगा या इक्वल टू देगा। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 2 आपका गलत हो जाएगा एंड कंक्लूजन 1 आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली 1 आपका आंसर सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेटमेंट 2 है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि O इक्वल टू T है। जब भी ऐसे कंक्लूजन आए, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आए, तो आप सबसे पहले आप क्या करो, कंक्लूजन पर जाओ, ठीक है। स्टेटमेंट देखने से पहले आप कंक्लूजन पर जाओ, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, O लेस देन M है या फिर M ग्रेटर देन O है, जैसा भी करो, ठीक है। तो यहाँ देखो O और M कहाँ है, O ये रहा, M ये रहा, ठीक है। जैसे ही आपने कंक्लूजन पढ़ा, आप स्टेटमेंट पे कूदोगे, स्टेटमेंट में आप ढूंढो वो दो एलिमेंट कहाँ पर है, तो O ये रहा, M ये रहा, ठीक है। तो O से M का क्या हो रहा है, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में लिखने का टाइम नहीं है, ये सब चीज आपको आंखों से ही करना है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख के समझा रही हूँ कि O इक्वल टू T आ रहा है आपका, ठीक है, लेस देन आपका Z आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आपका Q आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका M आ रहा है। अब ध्यान दो, O ये रहा, M ये रहा, ये इक्वल टू दोनों फैमिली में आ जाती है, ग्रेट लेस देन फैमिली में, लेस देन इक्वल टू लेस देन फैमिली में आ गया, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपकी लेस देन फैमिली का नहीं है, मतलब लेस देन चलते चलते आप अचानक से ग्रेटर देन कैसे ले आए, नहीं ला सकते, मतलब दो अलग अलग फैमिली नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 1 आपका गलत होगा, आपको चेक नहीं करना है साइन को, ठीक है, क्योंकि आपका दो फैमिली अलग आ गई, ठीक है, इसीलिए। Q से J देखो, अब देखो Q कहाँ है, ये रहा, J कहाँ है, ये रहा, तो Q से J का मतलब क्या है, Q जो है ग्रेटर देन इक्वल टू M आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन आपका H आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका J आ गया, यही हो रहा है। अब देखो Q से J के बीच में आपके पास ये सिंबल आना चाहिए, जो सिंबल आपका कंक्लूजन में है ना, वही होना चाहिए आपके पास में निकालने के बाद, ठीक है। तो Q से J में आपका क्या सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आपके पापा जी, तो ऑफकोर्स पापा को ढूंढो, तो ये पापा है, ऑफकोर्स ये आपके क्या है, दादा है, ये आपके क्या आ गए, दादा आ गए। अब दादा के सामने तो पापा की चलती नहीं है, मतलब Q से J के बीच में एक बार भी अगर आपके दादाजी आ गए तो आप यहाँ पर पापा को नहीं रख पाओगे। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 2 भी आपका गलत बन जाएगा।
ठीक है। कंक्लूजन 1 भी गलत है, कंक्लूजन 2 भी गलत है। अब मैंने बोला था यहाँ पर कि जब दोनों ही गलत होता है तो एक बार मिक्स करके देखो क्या आंसर बन रहा है। तो मिक्स कब करते हैं, मिक्स कब करते हैं, जब आपका एलिमेंट सेम होता है तब मिक्स करते हैं। एलिमेंट आपका O है, M है, Q है, J, 4 एलिमेंट चारों अलग है, तब आप मिक्स नहीं करोगे। इसका मतलब आप यहाँ डायरेक्टली नीदर लगा दोगे या नॉट ऑफ दिस या नीदर, जो भी आएगा ऑप्शन में वो आप टिक करोगे। आई होप क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 3 देखिएगा। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, आपको ऑफ कोर्स कंक्लूजन पे पहले जाना है, ए से ई तक जाना है, मतलब ए से गेट खुला हुआ है, ई तक जाना है। ए से ई जाने के लिए ध्यान दीजिए, ए से एफ तक तो गए, ई ये रहा, ए ये रहा, ए से एफ तक गए, एफ के बाद में अलग फैमिली आई, ये ग्रेटर देन ये लेस देन फैमिली। जैसा ये एक फैमिली चेंज हो जाए आपको वहीं पर रुक जाओ, यहीं पर आप रुक जाओ, आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस है, फैमिली चेंज हो गई तो आगे जाके फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आपको पता ही नहीं चलेगा ए और ई के बीच में क्या बन रहा है, ठीक है, तो नहीं बनना। ओके, अब कंक्लूजन 2 देखो, एफ और ई, एफ कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, एफ और ई के बीच में देख लो, एफ और ई के बीच में आप थोड़ा सा देख लो क्या चल रहा है, एफ ये रहा, ई ये रहा, तो एफ और ई के बीच में क्या चल रहा था कंक्लूजन कि ई ग्रेटर देन एफ है या फिर एफ लेस देन ई है, ठीक है। चलो एफ से सी गई, लेस देन फैमिली, लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, दैट मींस मुझे प्रायोरिटी सिर्फ लेस देन को देना है, पर ये तो पापा आ रहा है, इसको नहीं देना है, ठीक है, आगे चलो, ये इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर चलो, यहाँ पर ग्रेट लेस देन आ रहा है, दैट मींस एफ लेस देन ई तो बन रहा है, लेस देन फैमिली चल रहा है, प्रायोरिटी में मुझे यहाँ पर लेस देन चाहिए था ओनली, मतलब दादाजी चाहिए था, ये पापा है, ये मैं हूँ, ये दादाजी है, तो ऑफ कोर्स मैं दादा को प्रायोरिटी दूंगी, दैट्स व्हाई कंक्लूजन 1 आपका, सॉरी कंक्लूजन 2 आपका सही हो जाएगा, दैट मींस कंक्लूजन 2 इज योर राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 इज योर राइट आंसर एंड कंक्लूजन 1 आपका फॉल्स हो जाएगा। इसको एक बार तोड़ के देखिए क्या, इसको एक बार तोड़ के देखिए क्या, अच्छे से और समझने के लिए देखो, एफ लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी था, लेस देन ई था, ऐसे ही बनाया हुआ है, ध्यान दो, इसका मतलब क्या होता है, एफ लेस देन सी इक्वल टू और डी, सी और डी एक दूसरे के इक्वल टू है, तो मैं बोल सकती हूँ सी यहाँ पर रख के यहाँ पर लेस देन ई ऐसे रख सकती हूँ, सी और डी को इक्वल है तो ऑफकोर्स मैं एक ले सकती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक पॉसिबिलिटी व्यू ये बनेगा क्योंकि यहाँ एक ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, दूसरा क्या बनेगा, एफ जो है इक्वल टू आपका सी होगा, लेस देन ई होगा, ऐसे भी रख सकती हूँ, दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं ना, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, तो ये रहा लेस देन, एक यहाँ इक्वल टू। अब ये वाला कंडीशन से देखो कि f इक्वल टू सी लेस देन ई है, तो f और c बराबर है, तो मैं f और c को एक साथ करके f लेस देन ई बोल सकती हूँ, तो यहाँ f लेस देन ई आ गया। इस वाले में लेस देन फैमिली कंटिन्यू चल रही है, सीक्वेंस में कंटिन्यू लेस देन चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहला और तीसरा के बीच में भी f लेस देन ई आ रहा है। देखो दोनों से ही आपका आंसर क्या आ रहा है, f लेस देन ई, दैट्स व्हाई यही आपका बनेगा, ठीक है। ये मैंने अच्छे से क्या बोलते हैं, मैंने ऑपरेशन कर दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, ये ऑपरेशन करके मैंने बताया आपको समझने के लिए, आपको नहीं करना है एग्जाम में ऑपरेशन, आपको बस देखना है ये लेसन चल रहा है, प्रायोरिटी किसको देनी है ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, P जो है लेस देन इक्वल टू R है। अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या चल रहा था स्टेटमेंट में, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं थी, सिंपल इक्वेशन चल रहा था, ठीक है, इस वाले में भी सिंपल इक्वेशन चल रहा था, ठीक है, इस वाले में भी सिंपल इक्वेशन चल रहा था, कोई ब्रेक नहीं थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है उसमें ब्रेक आया है, कहाँ ब्रेक आया है, देखो कॉमा लग गया ना, कॉमा लग गया, ब्रेक आ गया, मतलब ये यहाँ तक तो है, फिर कॉमा लग गया, मतलब ये Q और X के बीच का रिलेशन नहीं बता रहा है, ये कुछ नहीं है, ये कॉमा है, ये एक टर्म हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ तो सीक्वेंस में दिया है, लाइन में है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि P ग्रेटर देन Q हो गया, X लेस देन इक्वल टू R हो गया, ठीक है, R लेस देन S हो गया, S ग्रेटर देन P हो गया, ऐसे भी लिखते हैं, अलग तीन लाइन में भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसको Q और X के बीच में या फिर ये S और S के बीच में कोई रिलेशन मत स्टैब्लिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, कंक्लूजन क्या है आपका, देखो R से P जाना है, ठीक है, R से P जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए बीच में, ठीक है। ओके, R कहाँ है, पहले ये देखो, R ये रहा, P
P कहाँ है ये देखो, देखो R से मैं S तो नहीं जा सकती, R से S नहीं जा सकती, गेट बंद है, नहीं जा सकती। R से मैं X आ सकती हूँ, तो R से मैं X तक पहुँच गई, लेकिन X का कोई और मान जगह है ही नहीं जहाँ पर मैं P तक पहुँच जाऊँ। मेरे को कैसे भी करके P तक पहुँचना है। R से मैं X आ गई, लेकिन X आगे में है नहीं, मैं नहीं पहुँची। और इस तरफ से जाऊँगी तो R और S के बीच में लेस देन का साइन है, मतलब गेट बंद है, तो मैं पहुँच ही नहीं सकती। इसका मतलब जब मैं P तक पहुँच ही नहीं सकती तो कंक्लूजन 1 कैसे कंक्लूड कर सकती हूँ, राइट। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 1 आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंक्लूजन 2, x इज ग्रेटर देन s, ठीक है, x इज ग्रेटर देन x। x कहाँ है, ये रहा, x जो है बड़ा है s से। अब देखो x बोल रहा है कंक्लूजन में, आपको बोला है x जो है बड़ा है, लेकिन x जो है लेस देन इक्वल टू लेस देन आपका s आ रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ ये तो लेस देन फैमिली है, ये भी लेस देन फैमिली है। लेस देन फैमिली बोल रहा है, कंक्लूजन में आपको ग्रेटर देन फैमिली बोल रहा है, कैसे बनेगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपका 2 भी आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कंक्लूजन 1 भी गलत, 2 भी गलत, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब दोनों जो एलिमेंट है, दोनों कंक्लूजन के चारों एलिमेंट है अलग है, तो आप बोथ भी नहीं ले सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर मीन्स नीदर नॉट, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आपका क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब ट्रू होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 समझा हमने, और उसी के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम बचे हुए 3 स्टेप जो है 4, 5 एंड 6 उनको समझते हैं, ठीक है। और यही मेन स्टेप है, मतलब यही मेन हमारा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही मेन आपका आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ईदर और का सिचुएशन, मतलब ईदर 1 और 2 ऐसे वाले कंक्लूजन आपको मिलेंगे देखने को। तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम का फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ईदर और वाली, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 क्या है कि A अगर ग्रेटर है B से, मैं यहाँ लिखती हूँ, A अगर ग्रेटर है B से, B जो है ग्रेटर है C से, C जो है इक्वल टू है D से, ठीक है, D जो है आपका लेस देन है E से, ठीक है, E जो है आपका ग्रेटर है F से, ठीक, और F जो है आपका G से जो है बड़ा है, एंड G जो है लेस देन यहाँ पर H होगा, लेस देन इक्वल टू H होगा। यही सिंपल जो लिखा हुआ है उसी को मैंने बस कॉपी किया है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कहता है नंबर 1 कि A इक्वल टू A जो है आपका ग्रेटर देन F है, तो पहुंचो, A ये रहा, F कहाँ है ये रहा, A कहाँ है ये रहा, F कहाँ है ये रहा। अब मुझे बताओ, A से मैं B गई, ग्रेटर आया, B से C गई, ग्रेटर आया, मतलब ग्रेटर देन चल रहा है, इक्वल टू आया, ग्रेटर देन में भी आता है, इक्वल टू ग्रेटर देन चल रहा है। D से E गई, इस पोजीशन पर मेरा क्या हो गया, लेस देन, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं ग्रेटर देन आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर देन आ रही थी, ये पोजीशन पर पासा चेंज हो गया, फैमिली भी चेंज हो गई, मतलब लेस देन आ गया। अब यहाँ जैसे ही लेस देन आया तो मैं A से F तक तो नहीं जा पाऊंगी, जब नहीं जा पाऊंगी इसका मतलब A से मैं F तक तो नहीं पहुँच पाई, A से F तक नहीं पहुँच पाई, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसका मतलब मैं इसको तो नहीं बता सकती कि ये सही है, क्योंकि A से F तो ग्रेटर देन नहीं आ रहा, बीच में यहाँ पर सिंपल आ गया, ठीक, ओके। यहाँ पर A आपका लेस देन इक्वल टू F आ रहा है, ठीक है, A लेस देन इक्वल टू F आ रहा है, ठीक है। A से A ये रहा, F ये रहा, इसको तो मैं देख के ही गलत कर सकती हूँ, क्योंकि A से F जाने के लिए ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ तुम लेस देन बता रहे हो, यहाँ से वहाँ जाने के लिए बीच में ग्रेटर देन का साइन दिया है, A से ग्रेटर देन चल रहा है, तुम यहाँ पर अभी लेस देन बता रहे हो, तो मैं कैसे बताऊँ कि A जो है लेस देन है, इक्वल टू है F का, ठीक है। यहाँ तक तो A जो है गेट फाड़ के यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। A यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर लेस देन का सिंबल आ रहा है, E जो है यहाँ बड़ा हो गया F का, ऐसे बन जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे बताऊँ कि A जो है F के बराबर है, या A जो है F के इक्वल है, या फिर A जो है F से बड़ा है। अभी मैंने आपको स्टेप 3 बताया था, ठीक है। स्टेप 3 जो था उसमें मैंने आपको नो रिलेशन के बारे में, यही क्वेश्चन है एक्चुअली में, नो रिलेशन के बारे में बताया था, ये रहा, जहाँ पर हमने C इक्वल टू F, C लेस देन F, C ग्रेटर देन F, ये सिचुएशन निकाली थी।
यहाँ पर भी सेम ही बात चल रही है, यहाँ पर भी सेम ही बात चलेगी कि ई तो जो ई क्या है ए से भी बड़ा हो गया, ई जो है एफ से भी बड़ा हो गया, लेकिन ई जो है ए से बड़ा है, ई जो है एफ से भी बड़ा है। लेकिन अब ध्यान देना कि ए और एफ के बीच में बराबर भी हो सकता है, ए और एफ में बड़ा भी हो सकता है, और ए और एफ में लेस देन भी हो सकता है। ये तीनों ही आ सकती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो सिर्फ लगाने से तो बात नहीं बनेगा, मतलब कंक्लूजन 1 भी आपका रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन 2 भी रॉन्ग हो गया। जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है तो आंसर क्या बनता है, ईदर और। लेकिन ईदर और टिक करने से पहले कंक्लूजन देखना होगा, कंडीशन समझना पड़ेगा, कंडीशन तीनों फॉलो करेगा तो आप ईदर और लगाओगे। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, बोथ एलिमेंट शुड बी सेम। अभी तक मैंने बताया ना कि चारों एलिमेंट क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था, इसलिए वहां पर नीदर आ रहा था। लेकिन अगर दोनों ही एलिमेंट सेम है, एलिमेंट मतलब कंक्लूजन 1 में जो दो एलिमेंट होगा ए और एफ, कंक्लूजन 2 में भी ए और एफ होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स ए एफ है पहले में, दूसरे में भी ए एफ है, मतलब एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। तो जी हाँ, एलिमेंट आपका सेम है ए और एफ, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो पहला वाला भी रॉन्ग है, दूसरा वाला भी रॉन्ग है, पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग। इसका मतलब जी हाँ, ऑप्शन बी जो है, सॉरी कंडीशन बी जो है, ये भी आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब सी क्या बोल रहा है, ऑल साइन विल बी गिवन। ऑल साइन का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू बी, क्योंकि देखो ए एफ के बीच में 3 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, ए एफ के बीच में या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू या लेस देन बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये दोनों सिंबल में, सॉरी ये दोनों कंक्लूजन में आपको तीनों ही साइन चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान देना, ए ग्रेटर देन एफ मतलब ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन भी है और यहाँ इक्वल टू भी है, यही है। तो देखो एक साइन, दो साइन, तीन साइन, तीनों साइन मौजूद है पहले और दूसरे कंक्लूजन में। तो ऑल साइन विल बी गिवन, मैं इसको ट्रू मानूंगी क्योंकि तीनों ही साइन हमारा 1 और 2 से मिल रहा है। जब मेरा पहला एलिमेंट सही हो गया, मतलब पहला कंडीशन सही हो गया जहाँ दोनों सही थे एलिमेंट, ठीक है, दूसरा भी मेरा सही हो गया जहाँ पर दोनों ही मेरे कंक्लूजन रॉन्ग थे, और तीसरा कंडीशन भी सही हो गया जहाँ पर तीनों ही साइन मेरे को मौजूद थे। ऐसे सिचुएशन में मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ईदर 1 और 2 मतलब या तो ए बड़ा हो सकता है, या तो ए बड़ा हो सकता है एफ से, ईदर लग गया, या फिर ए लेस देन और इक्वल टू, मतलब ए लेस देन इक्वल टू एफ भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ईदर 1 और 2 लगाना पड़ता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, और ये एग्जामिनर का फेवरेट, क्योंकि ईदर और है, ठीक है। एक ईदर और भी होता है, वो हम अगले स्टेप में समझेंगे, ठीक है। ये स्टेप 5 है, ये भी ईदर और का केस है। ईदर और के 2 केस बनते हैं, ठीक है, एक्चुअली 2 नहीं बनते, 3 बनते हैं, देखेंगे और आगे। बेसिकली 3 बनते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे 2 ही टाइप का पूछता है ईदर और। एक ईदर और में क्या चल रहा था आपका, जहाँ पर तीनों सिंबल मौजूद होना चाहिए था, ये तीनों सिंबल, और एक ईदर और में आपका क्या हो रहा है, जहाँ पर आपको 2 सिंबल ही चाहिए होता है। कैसे वाले क्यों चाहिए 2 सिंबल, 3 सिंबल मांग रहा है, 2 सिंबल क्यों चाहिए, तो देख लेते हैं, देखते हैं। स्टेप क्या दिया है 5 में, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ गया, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ गया, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ गया आपका, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई आ गया, ठीक है, मान के चलो ऐसा है, ठीक। अब ध्यान दो, ए जो है ई का देख लो, यहाँ पर कंक्लूजन में अगर आपका कंक्लूजन में डायरेक्ट ये रहता कि ए इज ग्रेटर देन ई आता, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। स्टेप 1 याद कीजिए, स्टेप 1 याद कीजिए। स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था, ये रहा, जैसे जैसे सिंबल सेम, एक ही सीक्वेंस है और सिंबल सेम ही चल रहा है, सीक्वेंस एक है, सिंबल सेम चल रहा है, लेस देन वाला सीक्वेंस एक है, सिंबल सेम चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसका आंसर भी वही सिंबल में होगा। बाय डिफॉल्ट उसका आंसर देखो, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में आएगा, लेस देन है तो लेस देन वाला में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैसे ही बताया था, बाय डिफॉल्ट वैसे ही चलेगा। तो वही चीज है कि अगर मैं सीक्वेंस देखो, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर
इक्वल टू, तो बाय डिफॉल्ट ए और ई के बीच का जो रिलेशन होगा वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि सीक्वेंस सेम चल रहा है, सिंबल सेम चल रही है, वही आएगा, बस वही आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ए या तो बड़ा होगा ए से, या ए आपका क्या होगा, बराबर होगा ई से। इसका मतलब यही तो होता है कि ए आपका बड़ा होगा ई से, ए आपका बराबर होगा ई से। तो यही दिया है, देखो कंक्लूजन 1 बोला है कि ए जो है बड़ा है, कंक्लूजन 2 बोला है ए इक्वल टू है, यही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन 1 अगर आप सिर्फ देखोगे, इसका मतलब ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, तो क्या ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन दिख रहा है, नहीं, यहाँ दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैं नहीं बोल सकती कि कंक्लूजन 1 अगर देख रही हो ए ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन तो नहीं है खाली, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी आता है, इसलिए मैं खाली ग्रेटर देन नहीं बोल सकती। ए इक्वल टू ई, खाली इक्वल टू मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन भी आ रहा है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मर्ज कर दो इन दोनों को, तब मेरा आंसर बन जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बन जाए तब मेरा आंसर यहाँ पर बन जाएगा मर्ज करने पर, क्योंकि मेरा आंसर यही निकल रहा है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। एक बार दोबारा से थोड़ा जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या देखा कि आपने देखा ये एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। अब ए और ई के बीच में क्या रिलेशन आएगा, पहले स्टेटमेंट से देख लो कि ए और ई के बीच में ये रिलेशन आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, मतलब ग्रेटर देन भी होगा, इक्वल टू भी होगा, साथ में होगा, अलग अलग नहीं। अब आप देखो कंक्लूजन दिया है नंबर 1 पर आप जब गए तो ए ग्रेटर देन ई, क्या आपको ए ग्रेटर देन ई दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों साथ में, खाली ग्रेटर देन, यहाँ पर खाली ग्रेटर देन लिखा है ना, तब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग, गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा देखो a इक्वल टू ई, क्या आपको a इक्वल टू ई, खाली a इक्वल टू ई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ये होता, ऑप्शन 3 देती मैं, कंक्लूजन 3 देती और बोलती a ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तब आप ऑप्शन 3 टिक करते, क्योंकि यही है, वही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 3 को हटाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तब इसका मतलब क्या है, जब पहला गलत दूसरा गलत, अभी हमने कंडीशन क्या क्या देखा था, जैसे ही हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होगा, हमको क्या देखना है, चेक करना है कंडीशन, क्या कंडीशन, बोथ एलिमेंट शुड बी सेम, क्या दोनों एलिमेंट सेम है, ए ई दोनों एलिमेंट सेम है। तो पहला कंडीशन जो था कि दोनों ही एलिमेंट आपका, बोथ एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, बोथ एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, सेम, वो है, तो जी हाँ ए ई आपका दोनों ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, सॉरी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, हाँ, तो पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। तो बी नंबर कंडीशन क्या था कि बोथ कंक्लूजन जो है आपका, बोथ कंक्लूजन जो है आपका वो क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद सी नंबर में क्या था, ऑल साइन विल बी गिवन, ऑल साइन विल बी गिवन, इसके लिए क्या था, 3 साइन, क्यों, क्योंकि ए और एफ के बीच में 3 साइन चाहिए थे, 3 साइन होते, तीनों साइन में से कोई भी साइन आता, इसलिए यहाँ पर 3 साइन चाहिए। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखो आपको सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, मतलब 2 साइन ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ऑल साइन का मतलब क्या होता है, जितना इनके बीच में रिलेशन बनना है उतने साइन चाहिए। इनके बीच में 3 रिलेशन बन सकते थे, इसलिए 3 साइन चाहिए, इनके बीच में 2 रिलेशन बन सकते थे, इसलिए 2 साइन चाहिए। तो सी नंबर क्या है कि ऑल साइन मौजूद होने चाहिए। ऑल साइन का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपसे क्वेश्चन 2 साइन वाला पूछा है या 3 साइन वाला, ऐसा पूछा है तो 2 साइन चाहिए, और ऐसा पूछा है तो 3 साइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑल साइन मौजूद है, तो जी हाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, कंबाइन करेंगे तो मुझे यही मिलेगा आंसर, और वही आंसर है, दैट मीन्स either 1 और 2 बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये स्टेप 5 थी, ठीक है। अभी तक हम स्टेप जो 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, 3 तक पढ़ रहे थे, वो सिंपल थे, ठीक है। 4 से हमारा क्या आ गया, ईदर और आ गया, और एग्जामिनर का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ईदर और में बच्चे बहुत रॉन्ग करते हैं, ठीक है, ओके।
अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कि कौन सा पॉइंट पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेप 6, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप हालांकि उतना पूछना नहीं है, मतलब नॉट इक्वल, ये इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू, इसमें डैश लगा दो मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू। अब देखो नॉट इक्वल की केस ज़्यादा पूछते नहीं है, मतलब मैंने तो ज़्यादातर देखा नहीं है, हाँ लेकिन एसएससी में अगर कर रहे हो तैयारी या रेलवे ये सब में कर रहे हो तो उसमें आपको नॉट इक्वल टू मिल जाता है। बैंक एग्जाम में बहुत कम मैंने देखा है नॉट इक्वल टू आने का चांसेस, लेकिन हाँ अगर समझना तो ऑफकोर्स पड़ेगा क्योंकि ये इनइक्वालिटी का ही पार्ट है। ठीक है, समझ के रखते हैं। क्या समझ के इसे होता है, क्या है, 3 साइन होते हैं मैंने बताया, एक इक्वल टू का साइन, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज नॉट इक्वल टू है मतलब वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसके 4 पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। अगर आप अपने भाई से बराबर नहीं हो तो इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आप अपने भाई से छोटे होंगे या तो अपने भाई से बड़े होंगे, 2 ही पॉसिबिलिटी। तो या तो वाला जो सिचुएशन होता है ना, या तो जो वर्ड होता है ना उसी को इंग्लिश में आप ईदर और बोलते हैं। ईदर और मतलब या तो ये ले लो या तो वो ले लो। ठीक है, या तो ये 1 होगा या तो वो 2 होगा। ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ऐसे होगा। तो नॉट इक्वल टू जब भी आए तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का। तो यहाँ पर देखो कि ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो ए छोटा होगा। तो जब भी नॉट इक्वल टू आए तो आपको 2 साइन की जरूरत होती है। 2 साइन कौन सा, ग्रेटर देन का और एक लेस देन का, ये दोनों साइन। अब ध्यान रखो ईदर और में 3 कंडीशन जो मैंने बताया, ये 3 कंडीशन, यही यहाँ पर भी, यही कंडीशन यहाँ पर भी, और यही कंडीशन आपका नॉट इक्वल में भी चलेगा। क्या चलेगा, पहला नंबर कंडीशन ये है कि दोनों ही एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम है, पहला वाला केस देखिएगा, इस वाले को ए और बी दोनों में है तो यस पहला तो सही है। दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर बोथ कंक्लूजन जो है इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन जो है अपने अपने दम पर रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो अगर मैं नॉट इक्वल टू लगा, इसका 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, कौन सा, ग्रेटर देन पे या लेस देन पे, दोनों में से कोई एक बनेगा, दोनों नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि सिर्फ ग्रेटर देन ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन भी बन सकता है। तो मैं पहला अगर बोलूंगी कि ए ग्रेटर देन बी बनेगा तो जी नहीं, जरूरी नहीं है, लेस देन भी हो सकता है। अगर मैं दूसरा बोलूंगी कि ए लेस देन बी बनेगा तो जी नहीं, जरूरी नहीं है, ग्रेटर देन भी बन सकता है। तो मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकती कि यही बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, कंफर्म मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये सिंबल कैसा है, डेफिनाइट सिंबल है ना। ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों ही सिंबल डेफिनाइट है। तीनों ही सिंबल कैसा है, डेफिनाइट है। लेकिन ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू या फिर लेस इक्वल टू मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, तो जी हाँ बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है। तीसरा नंबर क्या है, अब मुझे लेस देन इक्वल टू जब नॉट इक्वल टू आ गया तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक ग्रेटर देन की, एक लेस देन की। तो दोनों पॉसिबिलिटी मतलब 2 सिंबल, दोनों पॉसिबिलिटी का मतलब 2 सिंबल मेरे को चाहिए। तो क्या दोनों सिंबल मौजूद है, तो जी हाँ यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, सिंबल 2 चाहिए था तो साइन मेरे सारे होने चाहिए। तो जी हाँ साइन मेरे सारे ही है। दैट मीन्स ये आंसर क्या बन जाएगा, ईदर 1 और 2 बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेम जो स्टेप 6 का जो केस 1 था और केस 2 था ये भी सेम ही है। क्यों सेम है तो ध्यान से देखना, ए जो है नॉट इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, सी इक्वल टू डी है। तो सी डी इक्वल है तो मैं यहाँ डी लिख लूँ, बी सी इक्वल है तो यहाँ डी लिख लूँ। बात एक ही है, मतलब सी लेके चल रहे हैं तो सी को यहाँ लिख लूँ, सी यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, एक ही बात है। आप तीनों को एक ही करके लिख लो ना, मतलब मैं सी यहाँ लिख लूँगी तो भी तो सही होगा, सी यहाँ लिख लूँगी तो भी सही होगा, सब बराबर है। दैट इज ए नॉट इक्वल टू सी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब यही चीज है, ए नॉट इक्वल टू सी और ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी, एक ही चीज है, एक ही बात चल रहा है। ठीक है, बस एलिमेंट यहाँ चेंज कर देते, इसमें पॉसिबिलिटी क्या, या तो ए एक बार ग्रेटर देन सी या तो ए एक बार लेस देन सी बन जाएगा। तो ये रहा लेस देन
ग्रेटर देन, कंडीशन वही सेम चीज, तीनों जैसा ये था वैसा वो हो गया, वही फॉलो करेगा। तो केस 2 वाले में भी आपका क्या हो जाएगा, ईदर और बन जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अब जो देखना है हमें केस 3 का देखना है, क्योंकि 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम ही था, बस यहाँ इक्वल टू का मुझे बताना था कि अगर ये सारे इक्वल है तो वो सारे इक्वल है तो वो बराबर उसके प्लेस में आ सकता है, तो आ गया। उसके बाद आपको सेम कंक्लूजन कंडीशन 1 जो चल रहा था, केस 1 जो चल रहा था उस जैसा ही था, ठीक है। अब मेन मेरे को बताना है केस 3 जो कि 6 स्टेप आखिरी स्टेप का होगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, नॉट इक्वल टू सी आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कंक्लूजन में ए और सी के बारे में पूछा, ठीक है। पहले ए और बी को मैं तोड़ती हूँ। अगर ए और बी के बीच में नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ए या तो बड़ा होगा बी से या तो ए छोटा होगा बी से। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, सिर्फ ए और बी का, ठीक है। अब बी और सी का देख लो, बी और सी का मैं बात करूंगी तो बी में भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या तो बी जो है लेस देन होगा सी से। ये दो कंडीशन बी और सी का बना, ये दो कंडीशन ए और बी का बना। लेकिन जब ये कंडीशन और ये कंडीशन, क्योंकि हमें ए और सी के बीच का चाहिए ना, ए और सी का चाहिए, ये बी का नहीं चाहिए, ए और सी के बीच का चाहिए। तो जब हम इन दोनों कंडीशन को मिलाएंगे तो दो और पॉसिबिलिटी निकल के आएंगे। कैसे पॉसिबिलिटी, मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ये कि ए ग्रेटर देन बी हो गया और बी ग्रेटर देन यहाँ पर सी हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये आ गया, ठीक है। दूसरा ए लेस देन बी हो गया, बी ग्रेटर देन आपका सी बन गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ए एक बार बड़ा हो, ए एक बार छोटा हो, और बी का कंडीशन में दोनों सेम करके मैंने लिया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है कि ए जो है एक बार ग्रेटर हो बी से, लेकिन बी जो है एक अब छोटा हो सी से, एक ये पॉसिबिलिटी। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ए भी जो है अगर मेरा छोटा हो गया बी से, ठीक है, और बी जो है ये भी छोटा हो गया सी से, तो ये पॉसिबिलिटी। तो टोटल यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बन के निकल के आएंगे अगर मैं इसको मर्ज कर दूँ तो, ठीक है। टोटल कितने पॉसिबिलिटी निकल के आएंगे, 4 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगे। अब ध्यान दो 4 पॉसिबिलिटी में क्या है, ए और सी के बीच में पहला केस में देखो, ए और सी के बीच में क्या है, ग्रेटर देन, तो मैं पहला पॉसिबिलिटी से ए ग्रेटर देन सी बोल सकती हूँ, पहला नंबर, ठीक है। इस वाले में देखो, इसमें ए बी और सी, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ स्मॉलर देन, इसका मतलब वही याद करिए, मैंने बताया था 3 कंडीशन ए और सी के बीच में 5, 10, 8 लेके मैंने बताया था। तो ए और सी के बीच में क्या हो सकता है, 3 कंडीशन आ सकता है, या तो ए सी से बड़ा हो सकता है, या तो ए सी से छोटा हो सकता है, या तो ए सी के बराबर हो सकता है, ऐसा ही मैंने बताया था, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो गया, इस वाले में देखो कि ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से छोटा है, मतलब ए और सी के बारे में अगेन यहाँ पर क्या है, जब भी 2 साइन दिखे तो 3 पॉसिबिलिटी याद रखिएगा। जब भी दो साइन अलग अलग फैमिली का दिखे तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटी याद रखिएगा। तो ए और सी के बीच में अगेन यही 3 पॉसिबिलिटी, या तो ए बड़ा हो जाए सी से, या तो ए छोटा हो जाए, या तो ए बराबर हो जाए। इस कंडीशन नंबर 3 में भी यही 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। चौथे नंबर में देखो, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ए लेस देन सी आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या आप यहाँ से बता सकते हैं ए और सी का रिलेशन क्या बनेगा, डेफिनेट नहीं बता सकते। जब नहीं बता सकते तो एक बार ग्रेटर भी आ रहा है, एक बार आपका लेस भी आ रहा है, एक बार इक्वल भी आ रहा है, एक बार इधर लेस भी आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या बनेगा, इधर 2 और 3 बन जाएगा, मतलब इस वाले को लेंगे तब बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ग्रेटर देन भी है और 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, क्योंकि एक बार ग्रेटर कर रहे हैं तो दूसरी बार लेस करके इक्वल देंगे, ठीक है। एक बार लेस कर रहे हैं तो दूसरी बार ग्रेटर करके इक्वल देंगे, तो ये बनेगा। तो या तो इधर 1 और 4 और इधर 2 और 3 आएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू की जो है कंडीशन बनती है इधर और के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और इन इक्वालिटी का जो प्री लेवल का, अभी तक हमने प्री लेवल पढ़ा, याद रखिएगा ये मीन्स नहीं है, ठीक है, ये मीन्स लेवल नहीं है।
हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, मीन्स में बस थोड़ा सा क्वेश्चन दिखना अलग तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये प्री लेवल का ही है, ठीक है। ये टोटल कंप्लीट हुआ हमारा इनइक्वालिटी प्री लेवल का। अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि जो भी हमने पढ़ा है उसको एक रिवीजन मोड पर देख ले, समझ ले। कंक्लूजन 1 क्या है ये देखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट 1 क्या है। पहले इसके लिए कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है, r इज लेस देन b है, k इज इक्वल टू r है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन r इज लेस देन b, r कहाँ है देखो ये रहा, b कहाँ है ये रहा, तो r क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू k आ गया, ठीक है, इक्वल टू आपका b आ गया, ठीक। अब देखो r से b जा रहे हैं, तो यहाँ ग्रेट लेस देन इक्वल टू r है, यहाँ इक्वल टू r है, मतलब मैं बोल सकती हूँ ये लेस देन इक्वल टू है, ये मेरे पापा है लेस देन फैमिली में, ये मैं हूँ लेस देन फैमिली में भी आता है इक्वल टू, ठीक है। तो r और b के बीच में कौन सा फैमिली आ रहा है, कौन सा सिंबल आ रहा है, अगर पापा और मेरे बीच में देखा जाए तो मैं ऑफकोर्स पापा को ही लेके आऊंगी, r और b के बीच में तो वो आना चाहिए, मतलब मेरा आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका आंसर r लेस देन इक्वल टू b, मतलब r एक बार लेस देन भी हो सकता है, r इक्वल टू b भी हो सकता है, ये दोनों ही मेरे को चाहिए इधर और में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, r लेस देन b, क्या r लेस देन b है, सिर्फ r लेस देन b हो सकता है, नहीं, क्योंकि r लेस देन b होगा तो इक्वल टू भी तो पूरा मान जाएगा, क्योंकि आंसर तो मेरा ये है, पापा होना चाहिए ना, यहाँ पर तो दादा दिया है, वो पापा है, तो नहीं जी नहीं, ये नहीं होगा। अब k इक्वल टू r देखो, क्या k इक्वल टू r हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, k इक्वल टू r देखो, तो k इक्वल टू r देखने का मतलब क्या है, k ये रहा, b ये रहा, k इक्वल टू r, तो k ये रहा, r ये रहा, ठीक है। k और r के बीच में भी अगेन क्या आ रहा है, पापा आ रहा है, तो क्या हो सकता है, क्या k और r के बीच में क्या हो सकता है, इक्वल टू r है, नहीं, पापा है, तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब यार देखिए कि यार तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं, जब भी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, आप ये चेक कीजिएगा कि क्या वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। कंडीशन कौन सा, ए नंबर कि बोथ एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्या एलिमेंट सेम है, तो ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट सेम है, कैसे, r है, b है, k है, r है, तो ध्यान देखो k और b के बीच में, k और b के बीच में इक्वल टू है, तो मैं k को b के बराबर या b को k के पोजीशन में रख सकती हूँ, मतलब r b जो लिखा हुआ है, r और b जो लिखा हुआ है पहले में, और k और r जो लिखा है, इस k को हटा के मैं b लिख सकती हूँ, b लिख सकती हूँ, क्योंकि k और b आ रहे हैं, दोनों इक्वल टू में है, तो कोई भी लिख सकती है, या तो यहाँ b लिख लो या फिर यहाँ k कर दो, यहाँ पर भी k रखने दो, इसका मतलब r b दोनों में आ रहे हैं, या फिर r k दोनों में आ रहे हैं, दैट मींस एलिमेंट तो मेरे सेम बन रहे हैं। देखो दूसरे दो बी नंबर कंडीशन क्या कहता है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होने चाहिए, क्या रॉन्ग है यहाँ पर, तो जी हाँ, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। सी बोलता है कि साइन आपके मौजूद होने चाहिए, दोनों साइन, तो दोनों साइन आपको एक लेस देन बोल रहा है, एक इक्वल टू बोल रहा है, आप लेस देन इक्वल टू, ये रहा लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, मतलब मर्ज करेंगे तो मुझे यही मिलेगा, लेस देन इक्वल टू को मर्ज करने से लेस देन इक्वल टू ही मिलता है ना, तो इसका मतलब साइन भी मेरे दोनों में दो साइन चाहिए थे, दोनों ही मौजूद है, इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा मेरा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 आंसर बन जाएगा, ठीक है, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 मेरा बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, z से y जाना है, z और y के बीच का रिलेशन, z कहाँ है ये रहा, y कहाँ है ये रहा, तो ये y है लेस देन इक्वल टू u है, इक्वल टू z आ रहा है, ठीक है। अब देखो z से वो खुला है, तो z से y जाना है, देख लेते हैं, z से मैं u गई इक्वल टू आई, u से y गए ग्रेट लेस देन इक्वल टू आई, मतलब ध्यान देखो कि यहाँ ग्रेटर इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन है, मुझे आंसर में चाहिए क्या, मुझे आंसर में दादाजी चाहिए था, लेकिन मुझे अभी यहाँ दादा मिला नहीं, जब दादा नहीं मिला तो मैं क्या पहला निकाल सकती हूँ, जी नहीं, नहीं निकाल सकती, ठीक है। अब यहाँ देखो y और z के बीच में इक्वल टू चाहिए, मतलब मैं चाहिए, क्या मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पापा है, तो बाय डिफॉल्ट इनके बीच का रिलेशन क्या बन जाएगा, इनके बीच का रिलेशन यहाँ पर पापा बन जाएगा,
लेस देन फैमिली से, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन क्या बन जाएगा, पापा बन जाएगा लेस देन फैमिली से। अब आप मुझे बताइए, अगर पापा मौजूद है तो मेरा कोई हिम्मत मैं कुछ कर सकूं, नहीं कर सकूं, तो कंक्लूजन 2 भी मेरा गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 1 भी गलत है, कंक्लूजन 2 भी मेरा गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कि पॉसिबिलिटी क्या है ए नंबर कि हमारा पॉसिबिलिटी ए नंबर क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो जी हाँ YZ है, एलिमेंट सेम है। बी नंबर पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए, तो जी हाँ कंक्लूजन दोनों ही गलत है, मतलब बी भी सही है। और सी नंबर आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि दो साइन चाहिए, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू दोनों ही साइन है, मतलब साइन आपके सारे ही होने चाहिए, तो जी हाँ साइन मेरे सारे ही है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी आपका आंसर क्या बन जाएगा, ईदर और बन जाएगा। दैट इज आपका आंसर ईदर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ईदर 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पिक्चर करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और मुझे ये कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पिन कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप क्लिक करके रख लीजिए या पॉज करके सॉल्व कीजिएगा एंड इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।